गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल वेरी वेल। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जो क्लास 12th का मॉडल पेपर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट 2 जारी किया गया है उसके बारे में। यहाँ पर हम आपको PDF सॉल्यूशन देंगे और यहाँ पर जो भी आपको हल कराए जाएंगे इस वीडियो लेसन में आपको बताया जाएगा सभी क्वेश्चन का हल। और हमारी इस PDF नोट्स की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और वहां से अपना PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, मॉडल पेपर का भी और उसके सॉल्यूशन नोट्स का भी। लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के सभी प्रश्नों का हल देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में अंतर लिखें तथा प्रत्येक के एक एक उदाहरण दें। यहाँ पर हमें होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में अंतर लिखना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर होमोपॉलीमर और ये है कोपॉलीमर। तो यहाँ पर जो होमोपॉलीमर होता है ऐसे बहुलक जिनका निर्माण एक ही प्रकार के एकलक द्वारा होता है उन्हें होमोपॉलीमर या समबहुलक कहते हैं। अगर कोई हमारे पास बहुलक है, उस बहुलक का निर्माण होने में अगर एक ही प्रकार के एकलकों का यूज हुआ है तो उस प्रकार के बहुलक को होमोपॉलीमर या समबहुलक कहते हैं। जबकि कोपॉलीमर ऐसे बहुलक जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक प्रकार के एकलकों से होता है उन्हें कोपॉलीमर या सहबहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर जो होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर में एक ही प्रकार के एकलक मिले होते हैं, जबकि कोपॉलीमर में 2 या 2 से अधिक प्रकार के एकलक आपस में जुड़े होते हैं जिसके कारण कोपॉलीमर बनता है। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो इनका हमें एक एक एग्जाम्पल लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक एग्जाम्पल लिखे गए हैं। तो इनमें से आप किसी एक को परीक्षा में लिख सकते हैं। देखिए इनका एग्जाम्पल, यहाँ पर होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल दिया गया है पॉलीथीन PVC, जिसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड PAN नाइलॉन 6 ADC। और जो हमारे पास सहबहुलक है जो कोपॉलीमर है उसका उदाहरण है ब्यूना S रबर, ब्यूना N रबर, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ए में दिया हुआ है प्रशांतक क्या है, एक उदाहरण लिखें। तो यहाँ पर हम लोग ए का आंसर देखेंगे प्रशांतक। तो देखिए यहाँ पर जो प्रशांतक है, प्रशांतक वे रसायन या औषधि होते हैं जो रोगी को उत्तेजना और मानसिक तनाव कम करने की स्थिति में दी जाती है। जो हमारे पास कोई रोगी होता है जिसमें उत्तेजना की स्थिति आ गया हो या फिर वो किसी मानसिक तनाव से ग्रसित है तो उसको दूर करने के लिए इस औषधि का प्रयोग करते हैं, प्रशांतक का यूज करते हैं। तो प्रशांतक का एक और नाम है, इसको निस्तबद्ध कारक भी कहते हैं। इसका कार्य उत्तेजना कम करना होता है। जो प्रशांतक है इसका काम होता है उत्तेजना को कम करना, और ये दिमागी उपचार के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इसमें दिमागी इलाज करने के लिए भी हम लोग प्रशांतक का इलाज करते हैं। उदाहरण यहाँ पर एक से अधिक एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को एग्जाम में लिख देना होगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है सेकोनल, इक्वानिल, वेलियम एक्सेट्रा। यहाँ पर प्रशांतक के एग्जाम्पल हैं, इनमें से किसी एक को एग्ज़ाम में लिखना है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 के बी नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है इसका बी नंबर क्वेश्चन है पीड़ाहारी क्या है, एक उदाहरण लिखें। क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है पीड़ाहारी क्या है, एक उदाहरण लिखें।
तो देखिए यहाँ पर जो पीड़ाहारी है, पीड़ाहारी वे रसायन या औषधि जो केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्रिया करके दर्द या पीड़ा में राहत पहुंचाती हैं, उन्हें पीड़ाहारी कहते हैं। जो रसायन या फिर औषधि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्रिया करके दर्द या पीड़ा से राहत पहुंचाती हैं, उन्हें पीड़ाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एस्पिरिन, जो मार्केट में डिस्प्रिन के नाम से मिलता है, और दूसरा है यहाँ पर पैरासीटामोल। तो इनमें से किसी एक एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बिल्कुल जो है अपने हिसाब से ध्यान में रखना है कि पीड़ाहारी एक प्रकार का रसायन या औषधि होता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्रिया करके दर्द या पीड़ा में राहत पहुंचाती है। तो इस प्रकार का जो औषधि होता है उन्हें हम पीड़ाहारी कहते हैं। पीड़ाहारी का यहाँ पर दो उदाहरण हैं, एस्पिरिन और दूसरा है पैरासीटामोल। तो इन दोनों में से किसी एक को आप राइट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो यहाँ पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और जिन जिन पर लिखना है उनमें से ए में है प्रतिचुंबकत्व। तो हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के ए वाले की। तो ए में है प्रतिचुंबकत्व। तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। यहाँ पर यह है कि अगर हम किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो रखने के बाद वो जो है प्रतिकर्षित होने लगते हैं, तो उनको हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इस घटना को प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है। इन पदार्थों के परमाणु या अणु या आयनों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। जो हमारे पास प्रतिचुंबकत्व वाले जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों में परमाणु या अणु या आयनों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। युग्मित होने का मतलब इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक चीज़ इसमें और बताया गया है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देती हैं। यहाँ पर देखिए पेयर इलेक्ट्रॉन इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गति करता है तो दूसरा इसमें एंटी क्लॉकवाइज गति करता है। जब एंटी क्लॉकवाइज गति होता है इसमें, तो दोनों एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए है NaCl, TiO2, V2O5, Zn, Cd एक्सेट्रा। तो इस टाइप से संक्षिप्त टिप्पणी हम लोग लिख सकते हैं प्रतिचुंबकत्व के ऊपर। अब दूसरा जो हमें लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी जिस टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है अणुचुंबकत्व। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अणुचुंबकत्व के बारे में। तो देखिए अणुचुंबकत्व, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होती हैं उन्हें अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को अणुचुंबकत्व कहते हैं। अगर हम पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो जो है चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लगती हैं, तो उस पदार्थ को अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को अणुचुंबकत्व कहते हैं। फिर इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि इन पदार्थों के परमाणु, अणु या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर हम जो है अणुचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो इस पदार्थ में जो परमाणु, अणु या फिर आयन होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। एक पॉइंट और है, चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर इनका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अगर अणुचुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं तो हटाने के बाद इनका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस टाइप से इसमें होता है। अगर वह जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गति करता है तो क्लॉकवाइज ही करेगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो वह एंटी क्लॉकवाइज ही गति करता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल है O2, TiO, Cu2+,
Fe3+ एक्सेट्रा, इनमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है सी नंबर पे लौह चुंबकत्व। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब लौह चुंबकत्व के बारे में, फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो देखिए फेरोमैग्नेटिज्म क्या होते हैं, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इस घटना को लौह चुंबकत्व कहते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक तथा संरेखण एक ही दिशा में होती है। जो हमारे पास लौह चुंबकत्व होता है यानी लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, परंतु उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका संरेखण एक ही दिशा में होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी चुंबकत्व के गुण दर्शाते हैं। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र से हटाने के बाद भी चुंबकीय गुण को समाप्त नहीं करते हैं बल्कि चुंबकत्व के गुण को प्रदर्शित करते हैं। इनमें जो है देख सकते हैं इस टाइप से अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और इनका जो लाइन एलिगमेंट है वो जो है बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है, यानी इनका संरेखण एक ही दिशा में हुआ है। तो इस टाइप से हमें लौह चुंबकत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसका जो है यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आप एग्ज़ाम में चाहें तो इन तीनों को भी लिख सकते हैं या फिर किसी एक को भी लिख दें। इसको देख सकते हैं आप, इसमें है आयरन, निकेल और कोबाल्ट। यहाँ पर अगर इसको याद करना हो तो ऐसे आप करके याद कर सकते हैं। इसको जो है फीकोनी कर लीजिए इस टाइप से, तो फी से हो जाएगा यहाँ पर आयरन और को से हो जाएगा कोबाल्ट और जो नी है नी से हो जाएगा निकेल। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन ए दिया हुआ है और एक क्वेश्चन बी दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन ए है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन ए कह रहा है विद्युत अपघटन के लिए फैराडे के नियम लिखें। विद्युत अपघटन के लिए जो फैराडे का नियम दिया गया है उस नियम को लिखना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम दिया था। तो इसमें फैराडे के प्रथम नियम की हम बात करते हैं। तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात करके यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जैसे ही यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है यहाँ पर इक्वल टू और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z लगता है और फिर इनटू में Q। चूँकि Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, तो यहाँ पर W इक्वल टू Z इंटू IT होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि W क्या है, तो हमारा W यहाँ पर है अमाउंट ऑफ फ्री सब्सटेंस, Q है चार्ज, Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I है इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर और जो स्मॉल t है वो है टाइम इन सेकेंड। एक चीज़ और जो है यहाँ पर है, चूँकि Z इक्वल टू E/F होता है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है उसका वैल्यू E/F होता है। जहाँ जो आपके पास दिया हुआ है E और F, जहाँ तक E और F की बात है तो E आपका है केमिकल इक्विवेलेंट और F है फैराडेज कांस्टेंट। तो यहाँ पर जब Z का वैल्यू होता है E/F, तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा W इक्वल टू E/F इंटू I इंटू टी, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। और चूँकि फैराडेज कांस्टेंट जो होता है 1 फैराड इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। तो जब हम यहाँ पर
फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू रखेंगे 96,500 कूलम, तो हमें मिलेगा W = E/96,500 × I × T। तो इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पर देखा फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम इस टाइप से हम लोग परीक्षा में लिखने का काम करेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे के द्वितीय नियम क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस नियम के अनुसार जब श्रेणी में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाए तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों का भार तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। सेकेंड लॉ में इसमें बताया गया है कि जब श्रेणी में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों में, जैसे आपके पास श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ विद्युत अपघट्य है, तो अगर हम इसमें समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करते हैं तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का जो भार होगा वो तुल्यांकी भारों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होता है। तो इस नियम को हम लोग कहते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। यहाँ पर दो विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया गया है और दोनों विद्युत अपघट्य को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये जो है पहले अपघट्य के लिए हम मानकर चल रहे हैं कि उसकी मात्रा W1 है और ये दूसरे अपघट्य के लिए इसकी मात्रा W2 है। और जो पहला आपके पास अपघट्य है उसके लिए तुल्यांकी भार E1 है और दूसरे अपघट्य के लिए तुल्यांकी भार E2 है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो रूल यहाँ पर बताया गया कि आपके पास श्रेणी में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्य में अगर जो है विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो उसकी मात्रा तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको हम यहाँ पर लिखे हैं दैट इज़ W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। जैसे ही अनुक्रमानुपाती नियतांक घटेगा यहाँ पर कांस्टेंट K लगेगा और कांस्टेंट K का जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा K = W/E। अब हम इसमें बात करते हैं पहले सेल के लिए, जो हमारे पास पहला विद्युत अपघट्य है उसके लिए K = W/E1 और दूसरे सेल के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर K = W2/E2 होगा। और यहाँ पर जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखें तो हमें मिल जाएगा W1/E1 = W2/E2। और इसका जो है जब हम लोग क्रॉस स्थानांतरण करेंगे इसका तो हमारे पास जो W2 है उसका जो है प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा और जो E1 है E1 का प्लेसमेंट W2 के स्थान पर हो जाएगा। तो हमें मिलेगा W1/W2 = E1/E2। तो इस टाइप से हम यहाँ पर फैराडे का विद्युत अपघटन के लिए दो नियम देखें, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो इस नियम को इस टाइप से हम लोग एग्ज़ाम में लिखने का काम करेंगे। तो आपका एग्ज़ाम में अगर आए इस टाइप का तो आप ज़रूर जो है इसको लिखिए इसी टाइप से। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में। तो 16 का जो बी नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो बी है वो है 2 एम्पीयर की विद्युत धारा कॉपर क्लोराइड के विलयन में 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर कितने मात्रा में कॉपर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होगा। तो यहाँ पर कॉपर की मात्रा हमें ज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ है I = 2 एम्पीयर, T बराबर दिया है 30 मिनट और इस 30 मिनट को जब हम सेकंड में चेंज किए तो हमारे पास हो गया 1800 सेकंड। यहाँ पर जो है आपके पास Cu2+ है, तो Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब जाकर के आपका जो है Cu में कन्वर्ट होगा। जैसे आपके पास लिखा हुआ है CuCl2, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास कॉपर है इस कॉपर पर 2+ चार्ज है। तो इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं कि जब कॉपर 2+
2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब जा कर के वो जो है कॉपर होगा और इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उतना ही फैराड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो और एक्चुअली जो है एक चीज़ और पता होगा आपको कि जो कॉपर का द्रव्यमान संख्या होता है वो होता है 63.5। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे के जो है प्रथम नियम से हम लोग जानते हैं W बराबर Z इंटू आई टी, और जो Z होता है Z बराबर A/N इंटू एफ। जो यहाँ पर जो है N है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है और F आपका फैराडेज कांस्टेंट है और A आपका द्रव्यमान संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर W इक्वल टू A/N इंटू एफ इंटू आई इंटू टी। यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो इसका जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमें किस टाइप से मिलेगा। तब हमें मिल जाएगा 63.5/2 इंटू 96,500 इंटू 2 इंटू 1800। और फिर यहाँ से जब जो है ये दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर हमारा इस 2 से A वाला 2 कैंसिल आउट होगा, तो हमें मिलेगा W इक्वल टू 63.5/965 इंटू 18। और जब जो है हम यहाँ पर 63.5 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1143 और डिवाइडेड बाई 965। और जैसे ही 965 से हम डिवाइड करेंगे हमें फाइनली मिल जाएगा 1.184 ग्राम। तो ये हमारा जो है यहाँ पर कॉपर की मात्रा हो गया 1.184 ग्राम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। तो यहाँ पर जो है हमें जो यौगिक दिया हुआ है नीचे उनका बनाना है संरचना सूत्र। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं बारी बारी से। तो इसमें जो सबसे पहले दिया हुआ है वो है H3PO4। इसमें जो H3PO4 दिया हुआ है इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। तो पहले सेंट्रल एटम इसमें देखेंगे, तो जो हमारे पास H3PO3 दिया है इसमें जो P फास्फोरस है, फास्फोरस आपका सेंट्रल एटम है। तो फास्फोरस का हम लोग अधिकतम वैलेंसी पढ़ चुके हैं कि इसका 5 होता है। तो जब फास्फोरस को हम यहाँ पर राइट करते हैं तो इसका 5 वैलेंसी है। इस 5 वैलेंसी के साथ में एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऊपर जुड़ चुका है और शेष इसके 3 बचे वैलेंसी। तो एक वैलेंसी के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया और ऑक्सीजन के इस एक वैलेंसी के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसी टाइप से फास्फोरस के एक वैलेंसी के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है और इस ऑक्सीजन के एक वैलेंसी के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसी टाइप से यहाँ भी फास्फोरस के एक वैलेंसी के साथ में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और अगर हम जो है इसमें शेप की बात करें तो इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। फिर नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास H3PO3। इसमें भी जो सेंट्रल एटम है वो हमारा फास्फोरस है। तो यहाँ पर फास्फोरस के 5 वैलेंसी होते हैं, इनके 2 वैलेंसी के साथ में एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है और यहाँ पर एक वैलेंसी के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी के साथ में हाइड्रोजन ऐड हुआ है। इसी टाइप से यहाँ भी हुआ है, फास्फोरस की एक वैलेंसी के साथ में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी के साथ में हाइड्रोजन, और फास्फोरस का जो एक बचा हुआ वैलेंसी था उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर बन कर के तैयार हो गया H3PO3 का। और अगर शेप की बात करें तो इसका भी शेप होता है टेट्राहेड्रल। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे। तो हमारे पास जो 3 नंबर पर जो कंपाउंड दिया गया है वो कंपाउंड है PCl5। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारा फास्फोरस है। फास्फोरस का 5 वैलेंसी होता है। इन 5 वैलेंसी को यहाँ पर Cl के साथ हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सभी Cl फास्फोरस के 5 वैलेंसी के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर हम इसका शेप की बात करें तो इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, जैसे
यहाँ पर इस टाइप से हमारा इसका शेप बन जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का। फिर जो है हम यहाँ पर चौथा कंपाउंड देखेंगे XeO3। इसमें जो जेनॉन है वो हमारा सेंट्रल एटम है। अब यहाँ पर हम जेनॉन की बात करेंगे तो जेनॉन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन 8 वैलेंसी होने की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 वैलेंसी टाइप में मान लीजिए। ऐसे तो जो है ये 0 ग्रुप एलिमेंट है, लेकिन ये जो है अपना संयोजकता यहाँ पर 8 दर्शाता है। तो देखिए जेनॉन के 2 वैलेंसी के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन 2 वैलेंसी के साथ में जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन जेनॉन के 2 वैलेंसी के साथ में यहाँ भी जुड़ा हुआ है। अब इसके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर लोन पेयर के रूप में ऐसे दर्शाए हुए हैं। तो ये हमारा जो है शेप बन गया XeO3 का। और अगर शेप की बात करें तो इसका होता है ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे जो अगला कंपाउंड के रूप में दिया हुआ है 5वां, वो है XeO4। XeOF4। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे XeO4 का। तो यहाँ पर हमारे पास जेनॉन है और जेनॉन के 4 वैलेंसी के साथ में F एटम जुड़ा हुआ है इस टाइप से, और इसके 2 वैलेंसी के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इसका जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर बचा हुआ है। इस टाइप से हमारा ये शेप बनता है। और अगर हम बात करें कि इसका शेप किस टाइप का होता है तो इसका शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल टाइप का। तो इसका शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल। ऐसे खैर यहाँ पर शेप नहीं पूछा है कि किस टाइप का शेप होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका संरचना बनाने के लिए बोला है, तो शेप लिखने की वैसे खैर ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर अब जो है हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं A और B। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर A दिया हुआ है 18 में, उसमें जो है क्वेश्चन है मोल प्रभाज क्या है। यहाँ पर पूछा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो हम यहाँ पर बताएंगे किसी विलयन में घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अगर हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला की बात करें तो मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के कुल मोलों की संख्या। यहाँ पर घटक के मतलब ये है कि जो विलयन होता है, विलयन के 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो यहाँ पर विलेय और विलायक की बात किया जा रहा है। तो दूसरा हमारे पास जो घटक है वो क्या है, विलायक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर सिंबल फॉर्म में इसे लिखा जाए तो चाई इक्वल टू NB या Na, ये जो है आपका या का साइन है, अपॉन NT। तो अगर हम लोग जो है विलेय के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर जो NB लिखा हुआ है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यानी कहने का मतलब विलेय के मोलों की संख्या। Na मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक के मोलों की संख्या है, और NT मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के मोलों की संख्या है। इसलिए अगर घटक B की बात करें हम, यानी विलेय घटक के लिए अगर मोल प्रभाज देखें तो विलेय घटक के लिए मोल प्रभाज होगा चाई B इक्वल टू NB अपॉन NT। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार विलायक घटक के लिए मोल प्रभाज निकालेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा XA इक्वल टू Na अपॉन में NT। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से अगर हम बात करें तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हमें मिल जाएगा चाई इक्वल टू XB प्लस XA यहाँ पर। तो चाई इक्वल टू हो गया XB प्लस में
XA। अब हम इनके वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो पुट करने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा NB/NT प्लस NA/NT। NT और NT का एलसीएम जो होगा वो होगा NT, और हम लोग जानते हैं कि जब इसका आधार सेम होता है तो ऑलरेडी इनका अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो चाई इक्वल टू मिल गया NB प्लस NA, और NB प्लस NA को ही कहा जाता है NT। इस वजह से मुझे मिल जाएगा यहाँ पर चाई इक्वल टू NT/NT दैट इज़ 1। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू XA प्लस XB इक्वल टू 1। कुछ लोग इसे x बोल देते हैं, लेकिन ओरिजिनल में ये जो है चाई होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बी नंबर पे जो दिया हुआ है। बी नंबर क्वेश्चन में है बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10% ग्लूकोज विलयन में ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या होगा। आपके पास 10% ग्लूकोज विलयन में ग्लूकोज का मोल प्रभाज पूछा है। तो यहाँ पर देखिए आप, ग्लूकोज विलयन में ग्लूकोज का 10% का मतलब है कि ग्लूकोज की जो मात्रा दिया हुआ है वो आपका 10 ग्राम है। तो ग्लूकोज को हम यहाँ पर सोल्यूट मान करके चल रहे हैं, और जो हमारे पास तो जो विलयन बना हुआ है वो तो ऑलरेडी वाटर उसमें इंक्लूड होगा ही होगा। तो जो यहाँ पर 10% हमारे पास ग्लूकोज है, इसके बाकी के जो है 90% हमारे पास जो है वाटर होगा। 90% हमारा वाटर हो गया, और ग्लूकोज जो है ऑलरेडी 10% दिया हुआ है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज की जो मात्रा हुआ वो हो गया 10 ग्राम। और इनका जो अणु भार की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का अणु भार 180 ग्राम होता है। और वाटर की अगर बात करें कि कितनी मात्रा है, तो वाटर की मात्रा 90 ग्राम है। और वाटर का जो अणु भार होता है वो होता है 18 ग्राम। इसलिए अगर हम जो है ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालें, यानी इनका मोल प्रभाज निकालें, तो XB इक्वल टू NB/NT हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू NB/NB प्लस में NA। अब वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें इस टाइप से मिलेगा। NB का मान 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे NB का मान यहाँ से निकल जाएगा भार बटे अणु भार से। तो यहाँ पर XB इक्वल टू 10/180 अपॉन, फिर यहाँ पर NB का मान लिखेंगे 10/180 प्लस NA का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर A का भार बटे A का अणु भार। तो A का भार जो है 90 है और इसका अणु भार 18 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/18 मिलेगा, और फिर अपॉन के नीचे यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल आउट करिए, तो यहाँ भी मिल जाएगा 1/18, और बीच में प्लस है तो प्लस, और 18 से जब 90 में डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। अब 5 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पर 18 और फिर 1 का जो एलसीएम होगा वो होगा 18, और 18 में 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और फिर बीच में प्लस था यहाँ पर, इस वजह से यहाँ भी हम लोग प्लस करेंगे। और प्लस करने के बाद फिर जो है 1 से 18 में डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। 18 5 जा 90 होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/18, और जो हमारे पास यहाँ पर हर है वो हर हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर हो गया 18, और फिर अपॉन में 90 और 1 91 हो जाएगा, तो अपॉन में 91। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा। इससे पहले थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि सिंप्लीफाई किया गया है, 18 से 18 कैंसिल आउट, तो मिलेगा 1/91। और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा XB इक्वल टू 0.011। तो इस टाइप से कह सकते हैं कि ग्लूकोज का जो मोल प्रभाज होगा वो होगा 0.011। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में P, Q, R, S एवं T को पहचानें। यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया है इनमें P, Q और R, S और T को हमें पहचानना है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन में हम आपको बिल्कुल मेन प्रोडक्ट लिखकर ही बताए हैं जो इसमें प्रतिस्थापित हो रहा है, या फिर जो है और जो साथ में
जनरली जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हमने नहीं लिखा है, यहाँ पर मेन प्रोडक्ट लिखा है। तो जब जो है CH3COOH को SOCl2 के प्रेजेंस में आप जो हैं क्रिया कराते हैं तो क्रिया के दौरान बनता है CH3COCl, और फिर जो है पैलेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में जब हम इसका अपचयन कराते हैं तो हमें मिलता है CH3CHO, यानी कि यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाता है। तो इस टाइप से P का जो वैल्यू हो गया वो हम हो गया CH3COCl, और जो Q होगा वो हमारा होगा CH3CHO। इसी टाइप से हम B वाले में देखते हैं। तो B वाले में हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है CH3CH2COOH, और यहाँ पर जो है कैटलिस्ट दिए गए हैं Cl2 और रेड फास्फोरस, और इसमें सेकंड है वाटर। तो पहले जो है यहाँ पर रेड फास्फोरस कैटलिस्ट लेकर के जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे और फिर जो है इनका जल अपघटन करा देंगे दूसरे नंबर पर, तो हमें प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा CH3CH, और CH के साथ में यहाँ पर Cl ऐड रहेगा और फिर यहाँ से COOH मिलेगा। तो इस टाइप से हमें जो है R का वैल्यू यहाँ पर मिल गया रिएक्शन के दौरान। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें जो C में दिया हुआ है उसमें है CH3COCH3, और इसमें अम्लगमित जिंक लिया गया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में इसमें क्रिया कराया जा रहा है। तो इसमें क्रिया के दौरान जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा एल्केन का। तो हमें यहाँ पर एल्केन प्राप्त हो गया CH3CH2CH3। तो इस टाइप से हमारा एस का वैल्यू यहाँ पर मिला है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो डी नंबर पर दिया हुआ है रिएक्शन, वो है CH3CHO प्लस HCN, और यहाँ पर प्रोडक्ट T मिल रहा है। इसी को बताना है कि जो T है वो कौन सा प्रोडक्ट है। तो जब हम लोग जो है CH3CHO की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर साइनोहाइड्रीन बनेगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये बन गया आपका साइनोहाइड्रीन, तो ये आपका हो गया साइनोहाइड्रीन, ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है CH3C, और इस C के साथ में OH जुड़ा हुआ है, इधर से हाइड्रोजन और नीचे साइनाइड है, तो इसको हम लोग साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। तो इस टाइप से हमारा जो है सेट नंबर फर्स्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है। और इसी प्रकार आप जो हैं जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है उसे आप बिल्कुल हल करने का प्रयत्न करिएगा और उसको प्रिपेयर करिए। एग्ज़ाम में बस आपको उतना ही प्रश्नों का उत्तर देना है जो आपका निर्देश कहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सभी प्रश्नों का हल किए हैं तो सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य नहीं होता है। जैसा जैसा आपका जो है ऊपर में निर्देश दिया हुआ था उस निर्देश के अकॉर्डिंग ही आपको परीक्षा में क्वेश्चन हल करने होंगे। सो आई होप कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी।